गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग विषय, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रशीतन एवं वातानुकूलन की दूसरी यूनिट का अध्ययन आजकल हम कर रहे हैं। और दूसरी यूनिट जो है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल से संबंधित है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन इकाई से संबंधित है। और उसकी पिछली यूनिट को स्टडी करते हुए हम आज यूनिट नंबर 2.2.3 एंड 2.2.4 जो कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल से संबंधित है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेविएशन ऑफ एक्चुअल साइकिल एंड थियोरेटिकल साइकिल और COP। तो इस टॉपिक को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम। मेरा नाम हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और आज हम एक्चुअल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अब तक जो साइकिल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंतर्गत PH और TH डायग्राम जो बनाए हैं वो हमने थ्योरेटिकली बनाए हैं, जिसमें कि कंप्रेशन प्रोसेस जो होता है वो हमने ये माना कि वो 100% दक्षता के साथ कंप्लीट हो रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस पूरी दक्षता के साथ कंप्लीट हो रहा है। हम ये मानते हैं कि वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में टोटली कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हम नीचे डायग्राम में देखेंगे, एक्सपांशन प्रोसेस हम जो थ्योरेटिकल एज्यूम करते हैं वो भी एक्सपांशन प्रोसेस नहीं होता है। इवेपोरेशन भी थ्योरेटिकल से डिफरेंट होता है। और इसका कारण है हमारी जो मैकेनिकल मशीन्स होती हैं वो 100% दक्षता के साथ कार्य करना उनका संभव नहीं है। उनमें VR और TR और दूसरे जो लॉसेस हैं और उनके डिज़ाइन के हिसाब से ये जो प्रोसेस है 100% कंप्लीशन के साथ समाप्त नहीं होते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो एक्चुअल साइकिल थ्योरेटिकल साइकिल से डिफरेंट होती है। तो इसे पढ़ते हैं हम। वास्तविक वाष्प संपीड़न चक्र सैद्धांतिक वाष्प संपीड़न चक्र से कई प्रकार भिन्न होता है। इनमें कुछ प्रमुख भिन्नताएं निम्न हैं। वाष्पित्र से निकलते समय वाष्प प्रशीतक सामान्यतः अतित अतप्त अवस्था में होता है। अब एक रीजन जो है वो इसमें जो मैंने बताया उसके अलावा रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर वो ये होता है, जब इवेपोरेशन के पश्चात वेपर रेफ्रिजरेंट एक्सिट होता है, निकलता है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वह वेट अवस्था में है, टोटली ड्राई नहीं है, मीन्स उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 से कम है और वो टोटली वेपर में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वास्तविक रूप में वह अतितप्त सुपर हीटिंग अवस्था में इवेपोरेटर से निकलता है। तो पहला कारण यह है कि उसका जो एंट्रेंस है कंप्रेशन से पहले वो रेफ्रिजरेंट की जो स्थिति है वो सुपर हीटेड होती है और हम उसे वेट मान लेते हैं और वेट ही एज्यूम करते हैं। हम ये मानते हैं कंप्रेशन के पश्चात या तो ड्राई हो गया है या सुपर हीटेड हो गया है। जैसा कि मैंने 3 अवस्थाएं कंप्रेशन की बताई थी आपको, वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन, सुपर हीटेड कंप्रेशन। तो वो कंप्रेशन के पश्चात रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या है उस हिसाब से है। दूसरा जो कारण है, प्रशीतक का संपीड़न ना ही रुद्धोष्म होता है और ना ही पॉलीट्रॉपिक। जैसा कि आपने थर्मोडायनेमिक प्रक्रमों में पढ़ा होगा कि प्रक्रम या तो एडियाबेटिक होता है या पॉलीट्रॉपिक होता है। तो जब एक्चुअल जो प्रोसेस कंप्रेशन का होता है वो दोनों का मिक्स होता है। इस कारण से भी जो हमारी एक्चुअल साइकिल है वो थ्योरेटिकल साइकिल से डिफरेंट होती है। तीसरा जो है एक्सपांशन वाल्व से रिलेटेड है। एक्सपांशन वाल्व में प्रवेश से पूर्व संघनित्र में
द्रव प्रशीतक अवशीतित हो जाता है, अवशीतलित हो जाता है या अवशीतित कह दीजिए आप। अवशीतित, शीतलित या अवशीतित का मतलब होता है अंडर कूलिंग। तो हम अंडर कूलिंग थ्योरेटिकल केस में नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस में जितना वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो गया है। लेकिन वास्तविक रूप से प्रसारण वाल्व से या एक्सपांशन प्रोसेस से पूर्व जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो अंडर कूल हो जाता है। चौथा जो कारण है वो है वाष्पित्र, जिसको बोलते हैं इवेपोरेटर, एवं संघनित्र कंडेंसर तथा पाइप लाइनों में दाब में गिरावट आती है। तो एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है हमारा वो भी 100% नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन है उनमें भी प्रेशर ड्रॉप होता रहता है, वाष्पित्र में हो चाहे संघनित्र में हो, इसलिए ये पूरी दक्षता के साथ काम नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा प्रोसेस है कंप्रेशन, ये हमारा कंप्रेशन प्रोसेस है। ये कंप्रेशन प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला कंप्रेशन की शुरुआत हो रही है 2 से, और 2 से 3 तक ये देखिए यहाँ पर ये सुपरहीटेड कंडीशन दिखा रखी है। और ये कंप्रेसर में इनलेट से पहले ये 1 से 2 प्रोसेस जो हमारा वाष्पन प्रोसेस है, इवेपोरेशन प्रोसेस है, और इसके पश्चात एडिशनल ये सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट हो जाता है। और उसके पश्चात ये कंप्रेशन प्रोसेस है, ये आगे जाता है और ये कंप्रेशन सुपरहीटेड कंडीशन में होता है। उसके पश्चात ये कंडेंसेशन की शुरुआत होती है, ये कंडेंसेशन हो गया। और कंडेंसेशन के बाद ये जो प्रोसेस है टीएस डायग्राम में ये 1 तक आता है। 1 के तक आने का मतलब है कि ये अवशीतन हो गया है या अवशीतलित हो गया, अंडर कूलिंग इसकी हो जाती है। तो ये थ्योरेटिकल से एक्चुअल ये चेंज आया है। और ये हमारा एक्सपांशन प्रोसेस है जो कि आगे यहाँ आ रहा है, और इसके पश्चात ये वापस साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये हमारा डिवीजन दिखाया गया है वास्तविक और एक्चुअल साइकिल। एक्चुअल साइकिल हमारी क्या है 1, 2 और यहाँ मान लीजिए यहाँ से 3 और ये यहाँ से 10 से यहाँ सीधी आनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। ये हमने यहाँ पर एक्चुअल साइकिल दिखाई है। तो इस तरह से ये साइकिल में आपको अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि वास्तविक साइकिल और एक्चुअल साइकिल में किस तरह वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक फिनिश होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सीओपी के बारे में, और ये काफ़ी वाइड टॉपिक है और इसकी शुरुआत मैंने बहुत पहले ही आपको कर दी थी। सीओपी जिसको बोलते हैं प्रशीतन गुणांक, और मैंने ये भी बताया था शुरू में कि सीओपी जो है हमारी मशीन की दक्षता है। इंजन में जिस तरह से हम दक्षता काम में लेते हैं एफिशिएंसी, हमारी रेफ्रिजरेटिंग मशीन में हम एफिशिएंसी नाम की टर्म काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पर उसके स्थान पर हम लेते हैं सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या प्रशीतन गुणांक। तो यहाँ पर एक बार वापस हम इस पॉइंट के अंतर्गत सीओपी को वापस डिस्कस करते हैं, प्रशीतन गुणांक को। और ये सैद्धांतिक थ्योरेटिकल जो साइकिल है वो हम जनरली बनाते हैं, हमेशा बनाते हैं, न्यूमेरिकल हो या जब ड्रॉ करनी है। जब तक हमें एक्चुअल कहा नहीं जाए तब तक हम थ्योरेटिकल साइकिल ही ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारी मशीनों की दक्षता हम कंप्लीट पूर्ण मानते हैं। तो इस साइकिल का हम टीएस डायग्राम देखते हैं और पीएस डायग्राम देखते हैं। तो इसको एक बार वापस मैं आपको बताने का मुझे मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखते हैं हम टीएस डायग्राम। और टीएस डायग्राम में देखिए मैंने जैसा कि बताता हूँ, हमें टीएस डायग्राम जैसे बिंदु संख्या 2 वेपर लाइन को टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ड्राई कंप्रेशन का डायग्राम हमने बताया है इसमें। तो टीएस डायग्राम अगर हमने ड्राई कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस, हमारा जो एक्स एक्सिस नीचे दिया हुआ है ये एस के नाम से, ये हमारा जो एक्स एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस जो दिया हुआ हमारा ये, इसको हम एंट्रोपी मान लेते हैं। ये एंट्रोपी है, ये एंट्रोपी दिखा रखी है एरो के साथ। और वाई एक्सिस पर हमने दिखा दिया है टेम्परेचर को। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई एक्सिस लिए इसमें, जिसमें कि हमने एक्स एक्सिस पर दिखाया है एंट्रोपी को और वाई एक्सिस पर दिखाया है हमने तापमान को, इस तरह से। अब पूरी साइकिल के अंदर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 2 प्रेशर अचीव होते हैं। एक कंप्रेसर से पहले जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन प्रेशर, वाष्पित्र दाब। तो ये वाष्पित्र दाब पूरी साइकिल में न्यूनतम होता है
तो ये न्यूनतम दाब जो होता है वही ताप उससे रिलेटेड तापमान यहाँ पर होगा ये वाला T1 और T4। ठीक है, तो यहाँ पर T1 T4 बराबर लिए गए हैं और इसके पश्चात हाईएस्ट टेम्परेचर कंप्रेशन के पश्चात प्राप्त होता है और वो होता है हाईएस्ट टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर या हायर प्रेशर जो कि यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो अगर इस साइकिल में आप देखें तो क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ प्राप्त होता है हमें, वो प्राप्त होता है हमें एक्सपांसन के पश्चात और हाईएस्ट टेम्परेचर पूरी साइकिल में जो प्राप्त होता है वो कंप्रेशन के पश्चात प्राप्त होता है। अब ये जो 4 प्रोसेस दिखा रखे हैं, 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस दिखा रखा है, 2 से 3 कंडेंसेशन प्रोसेस दिखा रखा है, 3 से 4 एक्सपांसन प्रोसेस दिखा रखा है, 4 से 1 इवेपोरेशन प्रोसेस दिखा रखा है, 1 से 2 में कंप्रेशन होता है जिसमें कि एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। अब चूंकि एंट्रोपी कांस्टेंट टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, स्ट्रेट लाइन लिए। देखिए आप बिल्कुल नीचे देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर S1 बराबर S2, यानी जितनी एंट्रोपी कंप्रेशन से पहले थी उतनी एंट्रोपी कंप्रेशन के पश्चात है। इसका मतलब हो गया S1 बराबर S2 यहाँ पर दिखा रखा है नीचे देखिए आप, इस लाल गोले के नीचे दिखा रखा है S1 बराबर S2। तो एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर टीएस डायग्राम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो 1 से 2 हमारी वर्टिकल लाइन इस तरह से आएगी, क्योंकि एक्सिस से ऊपर वर्टिकल लाइन हम दिखा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन प्रोसेस। उसके पश्चात कंडेंसेशन जो हमारा होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, इसमें ये हमारी वेपर लाइन है और कंप्रेशन के पश्चात हमने बिंदु संख्या 2 दिखा रखी है। इसका मतलब हमारा कंप्रेशन वेपर लाइन को टच कर रहा, बिंदु संख्या 2 जो है यहाँ पर ये टच हो रही है, इट मीन्स ये ड्राई कंप्रेशन है। अगर कंप्रेशन के पश्चात हमने 2 के बजाय 2 से थोड़ा सा पहले दिखाया होता है, इस साइकिल को ऐसे नीचे दिखाया होता है ऐसे, तो ये कहलाता है वेट कंप्रेशन, ये है ड्राई कंप्रेशन। अगर हमने 1 को थोड़ा सा आगे लेते हुए और हमने 2 के बाद यहाँ पर जो बिंदु दिखाया 2 डबल डैश यहाँ दिखा दें हम, तो ये कहलाएगा सुपरहीटेड कंप्रेशन, क्योंकि ये वेपर कंप्रेशन के बाहर का जो एरिया कहलाता है ये कहलाता है सुपरहीटेड रीजन। इसी तरह ये जो अंदर का पूरा रीजन है ये कहलाता है वेट रीजन। यहाँ पर ये मानते रिप्रेजेंट पूरा का पूरा वेट है। और ये तीसरी जो बिंदु दिखा रखा है ये लिक्विड लाइन को टच करते दिखा रखा है, ये लिक्विड लाइन है पूरी की पूरी, यानी इसको टच करेगा, इट मीन्स कंडेंसेशन के पश्चात हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड में चेंज हो गया बिंदु संख्या 3 पर। तो ये बिंदु संख्या 3 इस तरह दिखा रखा है यहाँ पर, ये बिंदु संख्या 3 ये इस तरह से दिखा रखा है। और 3 से 4 एक्सपांसन, और एक्सपांसन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कांस्टेंट एंथैल्पी होती है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। जितनी एंथैल्पी 3 पर थी उतनी 4 पर है, तो यहाँ पर H3 इज इक्वल्स टू H4, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, H3 बराबर H4, क्योंकि हम जब COP निकालेंगे तो ये हमारे काफ़ी काम की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने TS डायग्राम ड्रॉ किया ड्राई कंप्रेशन के लिए, COP को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 हमने TS डायग्राम ड्रॉ कर दिया। इसी तरह हम अगला जो प्रोसेस है वो ड्रॉ करते हैं हम pH डायग्राम। अब pH डायग्राम देखिए, TS डायग्राम में हमने क्या किया था, ऐसे कैसे हमने एंथैल्पी को हमने x एक्सिस पे लिखा, प्रेशर को हमने y एक्सिस पे लिया है, और एवेपोरेशन प्रोसेस देखिए 1 से P1 बराबर P4 है और P3 बराबर P2 है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमने 1 से 2 कर्व लाइन लिए, क्योंकि यहाँ पर pH डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर एंट्रोपी को स्ट्रेट लाइन में ले सकते हैं हम, यहाँ पर कर्व लाइन लिया है क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है और pH डायग्राम में हम इसको कर्व लेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ गई है, और 3 से 4 एंथैल्पी कांस्टेंट है pH डायग्राम में, तो 3 से 4 हमने स्ट्रेट लाइन ली है जो कि नीचे दिखा रखा है, ये नीचे तक जा रही है, तो यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट है, और 4 से 1 इवेपोरेशन प्रोसेस है। इस तरह से हमने pH डायग्राम TS डायग्राम एक बार वापस ड्राई कंप्रेशन के लिए आपको दिखाया है। अब आगे जाते हैं हम COP कैसे निकालेंगे हम। तो COP निकालने के लिए हमारे पास ये देखेंगे आप, सबसे पहले संपीड़न के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर H2 माइनस H1 वर्डन जो निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे, कंप्रेशन के बाद जो एंथैल्पी है H2 वो माइनस कंप्रेशन से पहले जो एंथैल्पी है H1। तो इस तरह से हम ये वर्डन हमारा आ गया H2 माइनस H1। और इसके बाद ये हमने COP निकाली है आगे, ये COP निकाली है आगे, ये COP का फार्मूला है यहाँ पर देखिए आप, ये COP आ गया यहाँ पर, ये COP है, ये COP, और ये है प्रशीतन प्रभाव डिवाइडेड बाय किया गया कार्य। और प्रशीतन प्रभाव को हम लिखते हैं कैपिटल RE, और किए गए कार्य को हम दिखाते हैं W से। अब यहाँ पर किए गए कार्य क्या रखेंगे हम, कंप्रेशन वर्क, और कंप्रेशन वर्क कैसे हुआ 1 से 2, तो 2 पर एंथैल्पी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी, तो हम H2 को पहले ले रहे हैं,
माइनस H1, तो ये कंप्रेशन वर्क हो गया। और प्रशीतन प्रभाव कहाँ होता है? वाष्पित्र में होता है, वाष्पन प्रोसेस में होता है। और वाष्पित्र में क्या होता है? जब वाष्पित्र में एंटर करता है रेफ्रिजरेंट तो एंथैल्पी ज़्यादा होती है, उसके पश्चात कम होती है, तो यहाँ पर H1 माइनस H4 ले लिया आपने। और चूंकि H4 H3 बराबर है, एक्सपांशन प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, इसलिए हमने H1 माइनस HF3 कर दिया यहाँ पर, क्योंकि लिक्विड लाइन को टच कर रहे हैं तो एंथैल्पी हम 2 से 3 में जो प्रेशर दिया हुआ है उस पर हम लिक्विड लाइन का एंथैल्पी निकाल लेंगे, तो वो H3 या H4 दोनों बराबर होगी। और इस तरह से हम जो COP का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। तो इस तरह से हमने COP निकाल ली है pH और TH डायग्राम से। और इस तरह से हम 4 एंथैल्पी निकालेंगे और चारों की वैल्यू जो हम रखेंगे तो COP प्राप्त हो जाएगी। ये एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिकल में पता पड़ेगी, न्यूमेरिकल में भी आपको इस तरह बताया जाएगा, तो न्यूमेरिकल में भी आपको एक बार वापस प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं और यहीं समाप्त होता हमारा टॉपिक। थैंक यू।